ठीक है, बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें ईएमएफ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग के पास एक स्ट्रेट लॉन्ग, ये किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो, निशांत माइक ऑफ कर दो अपना। तो हम लोग के पास एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है हम लोग का, ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस वायर। तो जैसे जैसे हम लोग का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी कम होते जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास एक लूप है, इस लूप में इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग मान रहे हैं कि ये लूप इस तरह से रखा हुआ है, इसको और कुछ एंगल में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि इस तरह प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है, और ये वायर उसी प्लेन में करंट फ्लो करवा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब टाइप का जब कैलकुलेशन करेंगे तो जनरली अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ एलिमेंट लेते हैं एक्स में। ये हो गया हम लोग का इनफाइनाइटेसिमल लेंथ एलिमेंट डी एक्स, ठीक है। फिर इस डी एक्स में कितना एरिया कवर हो रहा है वो एरिया कैलकुलेट कर लिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स इंटू ए कर देने से हम लोग का ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया हमको मिल गया एट डिस्टेंस एक्स में, छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एरिया। अब इस एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस छोटा सा एरिया से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स हम लोग को मिल जाएगा। तो ये वो फ्लक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक्स हम लोग का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स हम लोग का आर से आर प्लस ए तक जाएगा। तो ये रहा आर टू आर प्लस ए, बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है वो सब बाहर निकल गया, ये बच गया। तो इसमें ये हम लोग का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आएगा। अब सिंपली हम लोग को फाई मिल गया है, तो फैराडेज लॉ लगा के हम लोग, सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। सबके लिए रुक रुक के आ रही है। नो सर, नो सर, अब तुम्हारा कुछ नेटवर्क का इशू है। तो देखो इस केस में फिर इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो इसमें सीधा फैराडेज लॉ लगाना है, ठीक है। इसमें फैराडे लॉ लगा दिए और इसको हम लोग सर थोड़ा जूम करके बताइए ना सर, सही से नहीं दिख रही है। जूम, अपना स्क्रीन खुद जूम करो ना, हो जाएगा। ये रहा, आप दिख रहे हैं। तो इस, क्या सर क्लियर है? हाँ, तो इसमें पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किए, टोटल फ्लक्स निकाल लिए इंटीग्रेशन करके, उसके बाद इसका इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ के लिए वो फैराडेज लॉ लगा रहे हैं। तो इसको देखो, इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसमें क्या कर, यहाँ पे क्या किया है, ये डेल फाई बाई डेल आर निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये डी आर बाई डी टी, ये हो गया हम लोग का इस केस में वेलोसिटी। तो फिर ये फ्लक्स वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और ये हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो मोटा मोटी जितना भी कैलकुलेशन रहेगा, ज़्यादातर ईएमएफ का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो सब कुछ इस टाइप का ही रहेगा। तो ऐसा और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल है, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं बुक को स्कैन करके तुम लोग को भेजूंगा, ठीक है। तो उसमें से ये सब कुछ एग्जाम्पल सब देखना। ये वाला कैलकुलेशन समझ में कैसे किया गया है, ये इजी है, शायद 10-12 में भी था इस टाइप का न्यूमेरिकल। अगर तुम लोग ज्वाइंट के लिए प्रिपेयर करते हो तो इस सब टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है उसमें। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट का जो न्यूमेरिकल रहता है उससे थोड़ा हार्ड टाइप न्यूमेरिकल रहेगा, तो वो सब भी मैं शेयर करूंगा तुम लोग के साथ बाद में। तो आज वाले क्लास में हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैलकुलेट किए थे, और अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो किसी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी मिला था हम लोग को?
ऐसा कुछ वैल्यू था ना, एप्सिलॉन 0/2 इंटू ई स्क्वायर, इस टाइप का कुछ एक वैल्यू था उसका। तो ये सब एनर्जी हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे ना, लाइट जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस केस में इस सब चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे कि उसमें कितना एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट में कितना एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट में कितना एनर्जी है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और उस कैलकुलेशन करके उससे हम लोग को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी है, उससे हम लोग उसका इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर हम लोग निकाल दिए तो हम लोग को इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो इंडक्टेंस के बारे में पढ़े हो? यस सर। तो इंडक्टेंस का मोटा मोटी आइडिया है, मैं मान के चलूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी पढ़े होगे। यस सर। तो कैलकुलेशन किया हो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एक सोलेनोइड के ऊपर एक और सोलेनोइड रहता है, एक में से करंट फ्लो करता है, दूसरा का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ता है। हाँ, तब तुम लोग का मोटा मोटी सब हो चुका है। तो इसको फिर से एक और बार रिवाइज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास एक कोई भी कॉइल है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें से कुछ एक फ्लक्स होगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसमें कुछ एक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फ्लक्स इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर, तो मैंने कोई मटेरियल नहीं है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो हम लोग इस केस में लिख सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉइल के केस में इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, ये हम लोग का हो गया इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। अब इस कॉइल का अगर शेप चेंज कर दोगे तो इसमें से जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से ये इंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। इंडक्टेंस क्या बताता है? क्या इंडक्टेंस हम लोग को बताता है कि फॉर अ गिवन करेंट कितना सारा फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा। अगर 1 यूनिट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं तो कितना फ्लक्स कोई एक कॉइल में लिंक अप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तुम लोग के घर में एलईडी बल्ब है? यस सर। अच्छा, किसी के घर में ऐसा हुआ है कि रात को ऑफ कर दिए फिर भी वो एलईडी बल्ब हल्का हल्का जलते रहता है? हाँ सर, ऐसा होता है। वो क्यों होता है पता है? वो कैपेसिटर उसमें जो रहता है, जो चार्ज हो जाता है उसी चलने के। ना 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 ना, अगर लाइट पूरा चला जाएगा, पूरे अगर एरिया का लाइट चला जाता है, तो उसका देखना बल्ब एकदम बंद हो जाएगा। घर में अगर लाइट रहेगा तो ही वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। वो तो कोई भी बल्ब लाइट नहीं जलता है सर। ना कोई और बल्ब लगाओ, इनकैंडेसेंट बल्ब लगाओगे तो नहीं जलेगा। वो जो सर पुराना वाला आता है ना, सर, टंगस्टन। मेरे में नेटवर्क इशू होने के कारण आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो पास साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम लोग उसको डाल देंगे उसमें, यूट्यूब में डाल देंगे। हाँ, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो किस लिए होता है वो बल्ब, किस लिए जलता है? स्विच ऑफ कर दोगे तो भी जलेगा। किसी को सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो कोई आइडिया है? और कोई आइडिया किस लिए हो सकता मुझे तो बस इतना ही पता है कि कैपेसिटर उसमें जो रहता है वो चार्ज हो जाता है उसी। है? ना ना ना, वो कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज टाइम होता है ना, बहुत कम होता है, विद इन सेकेंड्स वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सर एक बल्ब वो भी आता है जो ऐसे ऑटोमेटिक बंद, मतलब जलते रहते हैं, जैसे बंद करने के बाद स्विच ऑन ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तो तुम्हारा इन्वर्टर टाइप बल्ब हो गया, उसके अंदर बैटरी रहता या है, उससे जलता है ना। उसमें बैटरी लगा हुआ रहता है। वो तो इन्वर्टर टाइप बल्ब हो गया, वो मेरे पास है। हाँ सर, सर एलईडी बल्ब का बात करें जो लाइट
वैसे वैसे नहीं रहता। डायरेक्ट लाइट से जलता मतलब एलईडी डीसी करंट से चलता है इसीलिए। ना, डीसी करंट से चलने का कोई रिलेशन नहीं है उसके अंदर। वही एक सिंपल सा जैसा मोबाइल चार्जर हुआ ना, उस टाइप का ही एक सर्किट रहता है जो उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो वो जो ऊपर सर्किट बोर्ड रहता है उसके ऊपर एलईडी के जस्ट नीचे अगर खोल के देखोगे तो ऊपर एलईडी बल्ब लगा रहता है, नीचे सर्किट बोर्ड होता है। सर्किट बोर्ड में तुम्हारा वो रेक्टिफायर होता है। यस सर। तो वो अलग चीज़ है, उसके चलते नहीं होता है। वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ना, वो विद इन मिली सेकेंड तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं बचा रहता है, उससे नहीं होता। इंडक्टर के कारण होता है क्या सर? इंडक्टेंस के कारण होता है। घर में जो वायरिंग किया हुआ है ना, बहुत सारा वायरिंग किया हुआ है, तार इधर उधर लपेट लपेट के आपस में इंडक्टेंस होता है और उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आता है। ठीक है, अब एलईडी इतना इफिशियंट बल्ब है, इतना इफिशियंट बल्ब है कि वो एक छोटा सा करंट जो फ्लो करता है उसके चलते भी उसमें लाइट आ जाता है। यही अगर पुराने जमाने का बल्ब होता, वो 100 वाट का जो आता है ये फिलामेंट वाला। हाँ, टंगस्टन फिलामेंट वाला जो बल्ब आता है वो रहता तो उसमें कुछ असर नहीं पड़ता। वो हो सकता है हल्का सा गर्म होता तो उनको महसूस भी नहीं होता। लेकिन अभी इतना एडवांस हो गया है, इतना हाई इफिशिएंट बल्ब आ गया है कि वो जो छोटा सा करंट फ्लो करता है ड्यू टू दिस इंडक्टेंस इफेक्ट, वो भी पकड़ में आ जाता है। इसीलिए जब लाइट चला जाता है ना, पूरे घर का लाइट अगर ऑफ हो जाएगा तो देखना वो इंडक्टेंस इफेक्ट, बाकी वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इंडक्टेंस नहीं होता है, इसलिए वो बल्ब नहीं जलेगा। वो बल्ब सिर्फ तभी जलेगा जब घर में लाइट रहेगा। ट्राई करके देखना कभी, शाम के टाइम में मेन स्विच ऑफ करके एक बार ट्राई मारना। घर में मेन स्विच है क्या? सर हमेशा जलते रहता है क्या? नहीं, हाँ, जब तक लाइट रहेगा तब तक जलते रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो घर के वायरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही तरीके से वायरिंग करोगे तो हो सकता है उसको अवॉइड कर सको। देखोगे सब सब रूम में नहीं जलता है वैसा बल्ब, कोई कोई रूम में वैसा जलता है। कभी कभी बल्ब खराब हो जाता है तो वो 10-15 मिनट तक जलते रहता है एलईडी वाले। एलईडी वाला ऑन करने से ना, ऑफ करने के बाद तो नहीं जलता है। ऑफ करने पर भी 10-15 मिनट तक जो बल्ब खराब हो जाता है कभी कभी वो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना पावरफुल कैपेसिटर तो नहीं होता उसमें। वो शायद फिर वो होगा, बैटरी पावर्ड होगा। नो सर, ये जो जनरल बल्ब रहता है एलईडी 9 वाट का। अच्छा, तब उसका खोजना पड़ेगा उसका क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई कारण हो, उसका भी कारण खोजना पड़ेगा। तो ये जितना भी फिनोमेनन है ये सब इसमें आता है, इंडक्टेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग, क्योंकि इसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में ही, तो ये फ्लक्स क्या करता है, इसमें खुद का एक ईएमएफ जनरेट करेगा। अगर ये फ्लक्स चेंज होते रहेगा तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो इस ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फैराडेज लॉ लगाएंगे। इसमें ये फ्लक्स है तो इसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को फ्लक्स मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किए, डी आई से डिवाइड कर दिया, डी आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला जो क्वांटिटी है ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इसका वैल्यू आएगा एल, ये हो गया हम लोग का एल, और ये डी आई बाई डी टी। और ये वाला क्वांटिटी जो है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, दिस इज आवर इंड्यूस ईएमएफ। ये रहा इंड्यूस ईएमएफ। तो ये एक इंडक्टेंस में इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग इंडक्टेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड in a circuit for unit change in current. यूनिट चेंज करोगे करंट को, सपोज 1 एम्पायर है, 1 एम्पायर से 2 एम्पायर ले जाओगे तो उसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में वो होगा हम लोग का इक्वल टू इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, वेबर पर एम्पेयर में दिया जाता है। फिर एक और चीज आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में, जैसे इंडक्टेंस में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये ऊपर वाला जो चीज है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस माने खुद के कॉइल में ही होगा और खुद के चलते ही होगा, खुद का ज्योमेट्री के चलते। म्यूचुअल में क्या होता है, एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है।
तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये यहाँ पे कुछ एक कर रहा है जिसके चलते इसमें कुछ एक इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसके चलते इसमें एक और करंट फ्लो होता है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिनन। माने ये अपना इफेक्ट दूसरे कॉइल पे डालता है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम। तो इस केस में अगर हम लोग के पास एक कॉइल है C1 जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। अब अगर ये सेकेंड कॉइल C2 इसके काफी करीब है तो क्या होगा, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो इसके अंदर से पास करेगा। तो इसके अंदर से जो ये सेकेंड कॉइल से जो हम लोग का फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल में जो हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा फ्लक्स इसमें से पास होगा। इसका हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करेंगे तो हो सकता है हम लोग का फ्लक्स और ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में देखो क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है हम लोग का फर्स्ट सर्किट से और सेकंड सर्किट में जो हम लोग का फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करते हैं, इस तरह से मेजर करते हैं। ये हो गया हम लोग का फ्लक्स φ2 इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। और इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी की जो कांस्टेंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका ठीक ऑपोजिट भी कर सकते हो। ऑपोजिट में क्या करोगे, इस कॉइल में करंट फ्लो कराओगे। इस करंट कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड सब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, ये सेकंड कॉइल में कुछ एक फ्लक्स इससे इसको क्रॉस करेगा और जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतना ज्यादा इसमें फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I2। और ये वाला जो क्वांटिटी हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और हम लोग के ज्यादातर केसेस में M21 इज इक्वल टू M12, ये दोनों इक्वल होता है। ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर इसमें I1 करंट फ्लो कराओगे तो इसमें φ2 फ्लक्स आएगा, इसमें I1 करंट फ्लो कराओगे तो इसमें φ1 फ्लक्स आएगा। M इज इक्वल। वैसे ही इसमें फैराडेज लॉ लगा के हम लोग EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इंडक्टेंस के केस में मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग का L था, उसकी जगह यहाँ पे M आ जाएगा। M हो गया हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो हम लोग का क्या होता है, कोई भी एक सर्किट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का कोशिश करेंगे, सपोज हम लोग के पास एक कॉइल है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनिशियली हम लोग का फ्लक्स 0 है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे तो। अब जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। करंट अगर हम लोग मान लें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब हम लोग का लेंज लॉ क्या बोलता है, इस केस में अगर फैराडेज लॉ या लेंज लॉ लगाओगे तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, क्या किसी को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ तो बताओ इसमें कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेन करंट को सिर्फ अपोज करेगा। मेन करंट को अपोज करेगा, मतलब ये करंट को इस तरफ फ्लो करने नहीं देना चाहेगा, इसको स्लो डाउन करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा जो इसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का करंट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है इसमें ट्रेवल करने के लिए, माने इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला वर्क क्या होता है, इसमें स्टोर हो जाता है।
अब अगर हम लोग सडनली करंट को जीरो कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? सपोज हम लोग का एक करंट फ्लो कर रहा है इसमें से I0। अब अगर अचानक से हम लोग करंट को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो उस केस में क्या होगा? इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स बन चुका है I0 करंट के चलते। ये सपोज हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड से B0। तो अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स को वो चाहेगा कि इसमें बना रहे, तो उसके लिए क्या करेगा? इसमें करंट फ्लो कराएगा ताकि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे। और उस चक्कर में क्या होगा? ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होते जाएगा और करंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो एनर्जी स्टोर किए थे, पहले हम लोग क्या किए थे? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कुछ एनर्जी इसमें वेस्ट किए थे, और वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो गया था? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होकर बैठा हुआ था। और जब अचानक से करंट जीरो हो जाता है तो क्या होता है? यही वाला धीरे धीरे डिके होता है और उसके चलते कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से एक इंड्यूस करंट इसमें फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैग्नेटिक फॉर्म में सेव हो जाता है। और फिर जब हम लोग इसको सडनली करंट जीरो कर देते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड अब फिर से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो चार्ज को इसमें मूव कराता है। ठीक है, तो यही वाला एनर्जी हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होता है और वो कितना हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो यही वाला चीज यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इन लैंग्वेज। तो वो करंट एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है? बैक ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो बेसिकली हम लोग बैक ईएमएफ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो पर यूनिट चार्ज एक तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट बैक ईएमएफ इन वन ट्रिप अराउंड अ सर्किट इज नेगेटिव ऑफ ई, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्क ईएमएफ के अगेंस्ट किया जा रहा है। ये हो गया हम लोग का पर यूनिट चार्ज। और अगर सपोज हम लोग का आई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो आई अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है मतलब करेंट, तो हम लोग का वर्क डन पर यूनिट टाइम, उस केस में वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का वोल्टेज, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज इंटू चार्ज हम लोग का क्या है? पोटेंशियल इंटू चार्ज करने से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये एक तरह से वोल्टेज हो गया इंड्यूस ईएमएफ, इसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। और ये हो गया हम लोग का चार्ज पर यूनिट टाइम, हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये वाला हो गया हम लोग का चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हो गया वोल्टेज। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। तो अब हम लोग को पता है कि एक इंडक्टेंस के केस में ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसका नेगेटिव होता है। ये हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए जस्ट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, ये रहा माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। अब हम लोग को अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको हम लोग को विद टाइम इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम लोग का स्टार्टिंग में जीरो करंट है और फाइनली हम लोग का करंट आई रहता है सर्किट में, तो हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग करंट आई इन अ सर्किट। ठीक है, एक सर्किट है जिसका इंडक्टेंस एल है, उसमें अगर हम लोग करंट आई इस्टेब्लिश करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग को उसमें करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑलरेडी जो नॉन नॉलेज है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू डी ए, एरिया इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम लोग का फ्लक्स हो गया। अब बी को हम लोग कर्ल ऑफ ए की तरह लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का कर्ल ऑफ ए। अब इसमें अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो इसको लाइन इंटीग्रल में लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में हम लोग
इसको लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखे हैं फ्लक्स को। ये वाला सेम चीज है जो हम लोग उसमें किए थे जब हम वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग को पता है कि एक इंडक्टिव कॉइल में फ्लक्स इज डायरेक्ट इज इक्वल टू एल इन टू आई। तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेट करके लिख सकते हैं एल आई इज इक्वल टू ए डॉट डी एल। तो अब हम लोग का वर्क डन में देखो यहाँ पे क्या है, एल आई स्क्वायर है, तो एल आई को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, एल आई को लिख दिए ए डॉट डी एल, ये एल है, ठीक है, डी एल है, और यहाँ पे आई बाहर रह गया। अब आई इंटू डी आई को हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, सॉरी ये डी एल है यहाँ पे भी, ठीक है, आई इंटू डी एल। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, करंट एलिमेंट निकाल रहे हैं। करंट एलिमेंट को हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जे के साथ वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके करंट डेंसिटी को। तो इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जे डी टाउ। तो यही वाला एक्सप्रेशन हम लोग का वर्क डन का एक्सप्रेशन को हम लोग जे के और ए के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे की जगह जो हम लोग का एम्पियर्स लॉ है उसका वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। तो एम्पियर्स लॉ से हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है करंट डेंसिटी के टर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ये हो गया हम लोग का डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे बैठा दोगे तो ये म्यू जीरो नीचे आ जाएगा और ये जे हो जाएगा कर्ल ऑफ बी। अब इसको सिंपली इस एक्सप्रेशन से ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को कर्ल ऑफ ए मिल रहा है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू अगेन बी। तो ये हो जाएगा बी डॉट बी, ये यहाँ पे बी डॉट बी, और ये वाला आ जाएगा माइनस में, ये यहाँ पे चला जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए डॉट कर्ल ऑफ बी, ए डॉट कर्ल ऑफ बी। इसको यहाँ पे ले आए तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ले आए तो ये नेगेटिव हो गया, ये रहा नेगेटिव क्वांटिटी। अब ये डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में लिख दिए। और सरफेस इंटीग्रल को हम लोग फॉर वेरी लार्ज वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो हम लोग का बच जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये है हम लोग का वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन जरूर से याद रखना है, यहाँ पे ये म्यू जीरो कहाँ पर है वो याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मोस्ट प्रोबेबली होता है एप्सिलॉन जीरो ऊपर आ जाएगा बाई 2 ई स्क्वायर, ये होता है उस केस में वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वर्क डन। तो हो सकता है एग्जाम में तुम लोग को कोई एक सर्किट दे दे और उसके चलते बोले तुम लोग को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, तो उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो इसका भी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तुम लोग को। तो यहाँ पे कोई चीज लेके कोई डाउट है तो बताओ। क्या समझ में आ रहा है ये वाला कैलकुलेशन? यस सर। सर फिर से एक बार लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला कौन सा बताओ? जो करंट ये जो आया था ना, जे वाला, ये वाला। हाँ सर। ये देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग का करंट हो गया सपोज, ये हम लोग एक लेंथ एलिमेंट ले लिए, ठीक है। हम लोग लेंथ करंट एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं,
आई इंटू डीएल से डिफाइन करते हैं ना, करेंट एलिमेंट। तो ये हम लोग का हो गया करेंट एलिमेंट आई इंटू डीएल। तो इसी चीज को अगर हम लोग जे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें इस जगह पे, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? जे हो गया हमारा करेंट डेंसिटी, और इसको यहाँ पे जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हम लोग का इस केस में एक छोटा सा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो गया डी टाउ। तो दिस इज सेम एज आई इंटू डी एल। ये वाला चीज हम लोग क्लास 10-12 में करते हैं, आई डी एल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम लोग थोड़ा हायर स्टडी करते हैं तो हम लोग सिर्फ करंट डेंसिटी के टर्म में सब चीज एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग दूसरे टाइप से लिखते हैं। हम लोग इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं? ताकि हम लोग इसमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ लगा सकें। अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो वही वाला एक्सप्रेशन से यहाँ पे चेंज करके ए डॉट डी एल के जगह पहले ए डॉट डी एल लिख दिए, और ये आई डी एल को हम लोग जे डी टाउ लिखे। ठीक है, इसके बाद अब ये जे का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि इस तरह से इस वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग का बी डॉट कर्ल ऑफ ए है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर पोटेंशियल हो गया, वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसलिए यहाँ पे बी डॉट बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन था डी टाउ माइनस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वहाँ पे चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी मतलब ए बी वेक्टर नहीं है, यहाँ पे ये हो गया हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, और बी हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिए। और जब भी हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग का क्या होता है, इनफाइनाइट में जाके सरफेस पे करंट जीरो हो जाता है। तो उस केस में ये वाला इंटीग्रेशन जीरो। हाँ बोलो। और अब क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा निशांत, तुम्हारा बताओ, तुम कैसे दोगे फिजिक्स का एग्जाम? तुम इंटरनल दिए थे जो हुआ था, एक क्लास टेस्ट जो हुआ था? नहीं सर, चर्चा नहीं कर रहा। ग्रुप में हो? आज कैसे पता चला कि क्लास हो रहा है इसका? मैसेज नोटिफिकेशन है। तो तुम कोई क्लास नहीं करते हो, क्लास टेस्ट नहीं देते हो, तो तुम्हारा मैं इंटरनल असेसमेंट में क्या करूँगा? जीरो बैठा दूंगा सब चीज़ में। अभी तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, और सारा यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है। अब तुम क्लास किए ही नहीं हो, मैं तुमको मार्क्स दे दूँ तो बहुत दिक्कत है ना, उसमें मैं फंस जाऊँगा। सर तो इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो क्या है, क्लास करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? मैं अलग से भाईवा ले सकता हूँ, भाईवा में अगर तुम कुछ आंसर कर पाओ तो। डाइवर्जेंस कर्ल क्या है ये सब पता है? तुम तो यहाँ पे क्लास कर रहे हो, तब से हम लोग खाली डाइवर्जेंस कर्ल किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या है? शुरू से कुछ देखना पड़ेगा सर। तुम्हारा तो मॉपअप वालों से भी हालत खराब है। तुम मॉपअप में आए थे क्या? यस सर। हाँ, मॉपअप वालों का क्या इशू है? कोई आता नहीं है क्लास करने, तुम भी नहीं आ रहे हो, बाकी सब भी नहीं आते हैं। तुम लोग को पता है ना, तुम लोग को भी एग्जाम देना पड़ेगा, तुम लोग के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा। यस सर। एडमिशन अलग से हुआ है, सिर्फ एग्जाम एक साथ ही होगा, और सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। जो इन लोग के लिए आएगा वो तुम लोग के लिए भी आएगा। कहीं पे बाहर कुछ पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर। तो फिर एग्जाम में क्या लिखा होगा, फिजिक्स के एग्जाम में?
तो नोट्स मिल सकता है?